दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट कोड नंबर 905 प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश सब्जेक्ट जो है इसकी क्लास हम आज देखने वाले हैं। वन शॉट रिवीजन चल रहा है आपका। इससे पहले 901, 902, 903, 904 ये चारों विषय के सब्जेक्ट का वन शॉट करा दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और ये वीडियो ख़त्म होगी तो भी आपको प्लेलिस्ट इसी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा यहाँ पर, और आप जो है उसको टच करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अपने विषय को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका 905 जो है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इस सब्जेक्ट की बात करते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको कम से कम सारे सब्जेक्ट्स जितने भी आप पढ़ रहे हैं, आपने जितने भी चूज़ किए हैं अपने हिसाब से, ऑप्शनल भी लिए हैं आपने, तो उन सभी विषय को जो है कंप्लीट आपको कर लेना है। कम से कम 3 से 4 बार आपको रिवाइज कर लेना है एग्ज़ाम शुरू होने से पहले। यानी कि पहला जिस दिन एग्ज़ाम आपका होगा उस एग्ज़ाम से पहले आपको सारे विषय कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज कर लेना है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कितना रिवाइज करते हैं, क्योंकि जितना आप रिवाइज कर लोगे और सारे विषय पढ़ लोगे तो आपको जो है आपका स्कोर 80% से 90% और 95% तक जा सकता है। हमारा ही चैनल है, हमारे ही माध्यम से लास्ट ईयर बच्चों ने रिकॉर्ड तोड़ा है। बच्चे बोलते थे, कई लोग बोलते थे, मैंने सुना भी था कि डीएलएड एग्ज़ाम में जो है, एमपी डीएलएड के एग्ज़ाम में जो है 80% लाना बहुत बड़ी बात है। लास्ट ईयर बच्चों के मैंने 86%, 90%, 91% बनवाए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन चेक कर लेना। बच्चों ने मुझे खुद खुद आ करके मुझे बधाइयाँ दी हैं, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके मुझे बहुत धन्यवाद कहा है। मुझे अच्छा लगा कि हमारा जो प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, जो हमारा सिलेबस हमने जो यहाँ पे बनाया हुआ है, जो नोट्स आपको दे रहे हैं, इसके माध्यम से बच्चे जो है अच्छा सीख पा रहे हैं और अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, टीचिंग एंड लर्निंग इज अ जर्नी फ्रॉम। तो यहाँ पूछा गया शिक्षण और सीखना एक यात्रा है। कहाँ तक की यात्रा है ये? तो ये कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि ठोस से अमूर्त की भी है ये। ठीक है। साथ ही साथ जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, यानी कि सरल से लेकर के जटिल तक की यात्रा है। नॉन टू अननोन, यानी कि आप कह सकते हैं ज्ञात से अज्ञात तक की यात्रा है। तो टीचिंग एंड लर्निंग ये जर्नी जो सभी की जर्नी है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन बनता है आपका, जो पूछा गया है, द मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश अडॉप्टेड एट प्रेजेंट इन स्कूल करिकुलम इज। तो यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है वर्तमान में स्कूल पाठ्यक्रम में अपनाई गई अंग्रेजी पढ़ाने की विधि कौन सी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वर्तमान में जो स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने की विधि जो अपनाई जाती है उसको बोलते हैं फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कार्यात्मक संचार दृष्टिकोण। ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, एफ सी ए इज इन अपोजिशन टू। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो एफ सी ए है, एफ सी ए जो है ये किसका अपोज करता है। ठीक है। यानी कि किसका अपोज करता है एफ सी ए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर, स्ट्रक्चरल अप्रोच का जो है ये विरोध करता है, अपोज करता है। ठीक है। संरचनात्मक दृष्टिकोण का जो है ये अपोज करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको और समझ में आएगा। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली। तो यहाँ बोल रहा है संचारी भाषा शिक्षण में मूल रूप से किसका रिप्लेसमेंट करता है। तो ये संचारी भाषा, जो कम्युनिकेशन को हम संचारी भाषा कहते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज जो है ये संचारी भाषा होती है। तो ये संचारी भाषा जो है टीचिंग में बेसिकली किसका रिप्लेसमेंट है? तो स्ट्रक्चरल टीचिंग का है। ठीक है। संरचनात्मक शिक्षण का जो है ये रिप्लेसमेंट है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज। तो यहाँ बोल रहा है आपसे कि तो प्रत्यक्ष विधि को जो है और किस नाम से जानते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि को जो है हम नेचुरल मेथड यानी कि प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मैं सारे ऑप्शंस पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो वैसे भी लेंदी बनेगी, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ, जो ऑप्शन सही है उसी को बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको सूचना दे देता हूँ, काफ़ी विद्यार्थी जो है हमारे कांटेक्ट में आ चुके हैं और नोट्स लेने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं और ले चुके हैं। बहुत सारे विद्यार्थी तो अब तक शायद एक रिवीजन मार चुके होंगे नोट्स का, दूसरा रिवीजन चल रहा होगा उनका।
लेकिन वीडियो देखने से उनको थोड़ा, अगर उनके मन में कोई डाउट होता है तो उनको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो वन शॉट हम चलाएंगे उसको, आने वाली वीडियोस जो हैं आपके एग्ज़ाम से पहले और भी वीडियोस आएंगी, उनको भी ज़रूर देख लेना। पहले ये जो चीज़ें आपको दी जा रही है इनको ज़रूर तैयार कर लेना। यही है जो आपका मेन एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न, ठीक है। समझ समझ के आपको करना है, बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा कि आप जितना जल्दी सारे पढ़ लेंगे उतना जल्दी आपका जो है फ़ायदा होगा। एमपी डीएलएड 2024 के लिए जो नोट्स लेना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनके नोट्स जो हैं 499 में उपलब्ध हैं। ऑल सब्जेक्ट मिलेगा, इसमें ऑप्शनल वगैरह सब मिलेगा। सेकंड ईयर का भी ऐसा ही है। सेकंड ईयर में जो है नोट्स वो 599 में है, ऑल सब्जेक्ट मिलेगा, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी इसमें शामिल रहेंगे। इसके अलावा आप जो है इन नोट्स को लेने का क्या, मतलब आप जो है प्रोविज़न क्या है, कैसे इस नोट्स को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस नोट्स को प्राप्त करने हेतु आपको जी पे या फ़ोन पे करना है। नंबर ये रहा, इसी नंबर पे 8469022568 ये नंबर है, इसी पे आप जी पे या फ़ोन पे कर सकते हैं, ठीक है। इसी पे आप जी पे या फ़ोन पे कर सकते हैं। और अगर आपको जीपे या फ़ोन पे करने में दिक्कत आ रही है तो क्यूआर कोड के लिए आप व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं। और जिस नंबर से आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप ये नंबर है, इसी नंबर पे आपको जो है व्हाट्सएप पे जैसे ही आप हमें संपर्क करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो आपको नोट्स इमीडिएटली विद इन 1 मिनट मिल जाएगा। वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगा और पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा आपको। जिस तरह का आप ये वीडियो देख रहे हैं ऐसा ही नोट्स मिलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम यही मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें आप मत सोचना कि अलग से कुछ आपको दूसरा दे देंगे, ऐसा नहीं है। जो आप वीडियो में जो भी वीडियोस आप देख चुके हैं वही नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको दिखाया नहीं कि कौन से नोट्स आपको मिलेंगे, तो यही नोट्स मिलेंगे जो यहाँ पे बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्ट्रेस्ड ऑन। व्याकरण अनुवाद विधि जोर देता है, स्ट्रेस मतलब जोर देना, किस पे जोर देता है, तो एक्यूरेसी पे, ठीक है। एक्यूरेसी पे जो है ये जोर देता है। एक्यूरेसी क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी को बोलते हैं शुद्धता। तो शुद्धता पे ये जोर देता है कौन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज बेसिकली यूज टू टीच। यहाँ पूछ रहा है व्याकरण अनुवाद विधि का उपयोग मूल रूप से होता है, तो किस चीज के लिए होता है इस विधि का प्रयोग। मूल रूप से जो है, आप ध्यान रखिएगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, आपसे पूछेगा क्वेश्चन अगर एक लाइन में, तो किसके ऊपर ये जोर देता है, ये एक्यूरेसी के ऊपर जोर देता है। यही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है बेसिकली यूज किया जाता है टीच करने के लिए। क्या टीच कराता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो ये क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज जिसको शास्त्रीय भाषा कहते हैं उसको पढ़ाने में जो है इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, आप समझ रहे हैं, बहुत आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, उसको देखेंगे। हमारा आठवां जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, इसी तरह से हम बढ़ते रहेंगे। यहाँ पूछा गया है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट मेथड इज, यानी प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य है। तो प्रत्यक्ष विधि, देखो ये हिंदी में बता रहा हूँ, आपके बहुत सारे विषय कंप्लीट हो रहे हैं, बहुत सारे जो विषय आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो उनका भी यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो केवल इंग्लिश में ही काम आएगा। अभी मैं हिंदी में बता रहा हूँ तो आपको ये आपके जो दूसरे विधि जो आपके सब्जेक्ट है उसमें पूछा जाता है, प्रत्यक्ष विधि का उदाहरण बताइए, प्रत्यक्ष विधि क्या है, ठीक है ना। और आपसे पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष विधि के बारे में समझाइए, व्याकरण अनुवाद विधि क्या होती है, इस तरह से पूछा जाता है। तो आप यहाँ से जो चीज़ आप समझ रहे हैं वही चीज़ आपको जो है आसानी से वहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी इस सब्जेक्ट के माध्यम से भी आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ सारे सब्जेक्ट आपके जितने भी 901 से लेकर के अंतिम सब्जेक्ट तक जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूँ, लास्ट ईयर मैंने बच्चों को समझाया था कि आप सारे के सारे पेपर्स, यानी कि सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले ही पढ़ लेना। उन बच्चों ने पढ़ा और उनका फ़ायदा हुआ, क्योंकि आपका 901 में कोई भी क्वेश्चन जो है 902 का उठा के या 903 सब्जेक्ट से उठा के या 904 सब्जेक्ट से उठा के डाल दिया जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो जीन पियाजे को केवल 901 में ही पढ़ोगे, 902 में भी जीन पियाजे हैं, 903 में भी जीन पियाजे मिल जाएंगे, 904 में भी जीन पियाजे का क्वेश्चन आता है। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस तरह से ये सारे सब्जेक्ट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सबको पढ़ लोगे बहुत फ़ायदा होगा, बहुत, आपकी उम्मीद से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य है, तो प्रत्यक्ष विधि का क्या उद्देश्य होता है, तो हमारा हो जाएगा आंसर, प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य होता है टू डेवलप ए कमांड ओवर द टारगेट लैंग्वेज। यानी कि लक्ष्य भाषा, जो टारगेट भाषा है हमारी, लक्ष्य जो भी हमने भाषा सीखने का लक्ष्य रखा है, तो डेवलप ए कमांड करता है, यानी कि लक्ष्य भाषा पर पकड़ बनाना,
जो है मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, डायरेक्ट मेथड का, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि का जो है लक्ष्य भाषा पर पकड़ बनाना जो है ये उसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट। अब यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि व्याकरण अनुवाद विधि क्या नहीं करती, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एनहेंस ए स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल। यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या काम नहीं करती है, तो ये काम नहीं करती है कौन सा, तो ये जो है छात्रों में संप्रेषण कौशल को नहीं बढ़ाती है, ठीक है। डज नॉट जो है कह सकते हैं इनहेंस ए स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल, डज नॉट इनहेंस ए स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन विधि यानी व्याकरण अनुवाद विधि छात्र के संप्रेषण कौशल को नहीं बढ़ाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड गोज अगेंस्ट द, ट्रेडिशनल मेथड यानी कि हम बोलते हैं इसको पारंपरिक विधि किसके खिलाफ जाती है या किसके खिलाफ है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ये पेडागोजिक प्रिंसिपल्स के यानी शिक्षण शैक्षणिक सिद्धांत है ना, उसके अगेंस्ट जो है ये ट्रेडिशनल मेथड जाती है, पेडागोजिक प्रिंसिपल्स के, ठीक है। इसको शैक्षणिक सिद्धांत बोला जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। द इंसिडेंटल और कोरिलेटिव मेथड इज नॉन एज, तो यहाँ पूछ रहा है आपसे कि जो आपका आकस्मिक या सहसंबंधी विधि को क्या कहते हैं, आकस्मिक या सहसंबंधी विधि को क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेफरेंस मेथड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, संदर्भ विधि, ठीक है, ध्यान रखना है। इंसिडेंटल और कोरिलेटिव मेथड जो है उसको रेफरेंस मेथड के नाम से जाना जाता है, जिसको संदर्भ विधि के नाम से हम पुकारते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। जर्नी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन इज, यानी कि हम जो उदाहरण जो सामान्यकरण तक की यात्रा जो है, उदाहरण से हम कहाँ जाते हैं, एग्जाम्पल से जो है उदाहरण से, और जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यकरण पे, तो उदाहरण से सामान्यकरण की यात्रा जो है वो क्या हो है, इसमें से कौन सी विधि है वो, तो हमारा आंसर हो जाएगा वो है इंडक्टिव विधि, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निगनात्मक, ठीक है। इंडक्टिव निगनात्मक आपको याद आ गया होगा, निगनात्मक विधि पढ़ी है आपने, तो यहाँ पर जो है जर्नी फ्रॉम एग्जाम्पल से जनरलाइजेशन की तरफ जाएंगे उसको कहते हैं हम इंडक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ राइटिंग, ठीक है। राइटिंग का कौन सा यहाँ पर जो है, यानी कि हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि लेखन की कौन सी विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से लेखन की कौन सी विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे सबसे आप देखोगे कोहेसनेस जो है लेखन में आता है, लॉजिकलिटी लेखन में आता है, और कॉन्साइजनेस भी जो है ये भी आपका लेखन में आता है। रैंडमनेस जो है लेखन में नहीं मिलता है, ये इसका एक क्या नहीं है, विशेषता नहीं है, ठीक है। तो रैंडमनेस जो इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ इन एन एसे शुड बी, अर्थात हम कह सकते हैं कि निबंध में वाक्य और पैराग्राफ खाली स्थान होने चाहिए, तो कैसे होने चाहिए, वाक्य में जो सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ किसी सॉरी निबंध में जो है वाक्य और पैराग्राफ कैसे होना चाहिए, तो कनेक्टेड होने चाहिए, ठीक है, यानी कि जुड़े हुए होने चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कोहेजन इन राइटिंग रेफर्स टू, यानी लेखन में सामंजस्य से तात्पर्य है, लेखन में सामंजस्य, कोहेजन मतलब सामंजस्य होता है, तो सामंजस्य जो है लेखन में सामंजस्य, राइटिंग रेफर्स टू बताना है आपको, लेखन में सामंजस्य से क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब होता है, सामंजस्य का मतलब होता है कनेक्शंस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि पाठ के विभिन्न भागों में संबंध। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे आपके चार ऑप्शन आएंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जो कि 7वां नंबर है, उसकी बात करते हैं। Lexical items like first, second, third, finally are used in argumentative writing as words which shows, अब ये क्या दिखा रहा है आपको, लेक्सिकल आइटम जो यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या बता रहा है, सीक्वेंस बता रहा है आपको, यानी कि एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, जैसे कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, क्या होते हैं ये सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सीक्वेंस, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, कोहेजन इज ए डैश एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग,
यानी कि आप बोल सकते हैं, पूछा गया है कि सामंजस्य लेखन का एक खालिस्तान पहलू है। तो ये स्टाइलिस्ट पहलू है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं शैलीगत, है ना। कोहेजन क्या है? ये शैलीगत जो है एस्पेक्ट है राइटिंग का। इसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, स्टैटिस्टिकल एविडेंसेस आर डैश टू आर्गुमेंटिव राइटिंग, यानी सांख्यिकी साक्ष्य तर्कपूर्ण लेखन के लिए खालिस्तान होते हैं। तो क्या होते हैं? ये कंडक्टिव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये कंडक्टिव होते हैं, यानी कि ये आपका जो है हम कह सकते हैं ये होते हैं कैसा? अनुकूल होते हैं, कंडक्टिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कंडक्टिव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, वन वर्ड्स की बात करें यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट आर सिनोनियम्स? सिनोनियम्स का मतलब होता है समानार्थी, जिसका समान अर्थ निकले। तो टू और मोर वर्ड्स विद वेरी क्लोज रिलेटेड मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनियम्स। अर्थात हम कह सकते हैं बहुत ही निकट संबंधित अर्थ वाले दो शब्द या दो से अधिक शब्द जो है समानार्थी कहलाते हैं, यानी कि उनका अर्थ जो है आपस में एक जैसा ही निकलेगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं गो, ठीक है, इसका समानार्थी जो है आप क्या हो जाएगा? गो का वेंट भी बोल सकते हैं। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, तो जाना गया। इस तरह से हम समानार्थी में एक छोटा सा हल्का सा एग्जांपल बता रहा हूँ। समानार्थी शब्द वो शब्द होते हैं जिनका अलग अलग स्पेलिंग हो सकती है, लेकिन मीनिंग जो है वही निकलता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन हु कैन नॉट स्पीक, अर्थात जो बोल नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं? तो उसको डम बोलते हैं, यानी कि गूंगा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें पूछा गया है वन हु स्पीक टू लैंग्वेजेस, यानी कि जो दो भाषाएं बोल सकता है उसको बाइलिंगुअल बोलते हैं। ठीक है, द्विभाषी। ठीक है, द्विभाषी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वन हु इज इल, यानी कि जो बीमार है उसको क्या बोलते हैं? उसको पेशेंट बोलते हैं, जिसको रोगी कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, वन हु मेक्स पोट, यानी कि वह जो बर्तन बनाता है तो उसको बोलते हैं पोटर। पोटर मतलब होता है कुम्हार। ठीक है, वन हु कैन नॉट हीयर, यानी कि जो सुन नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं? डीफ। डीफ क्या होता है? बहरा। गवर्नमेंट बाई वन परसेंट, यानी कि हम कह सकते हैं कि सरकार जो है एक व्यक्ति द्वारा सरकार, वो क्या होता है? वो होता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग कौन से होते हैं? ये अभिजात वर्ग वो लोग होते हैं जो खुद को ही अपने पावर में रखते हैं। जैसे कि पहले राजा हुआ करते थे। ठीक है, राजाओं का शासन होता था, प्रजा पे सारा कंट्रोल राजाओं का था। किसी को भी फांसी पे चढ़ा सकते थे। ठीक है, लगान वसूल सकते थे, कर वसूल सकते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, अभिजात वर्ग होता है, जो कि एक पर्सन का गवर्नमेंट होता है, यानी कि एक आदमी की सरकार। पहले राजाओं की सरकार होती थी, ठीक है ना। अब तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर जगह पे अलग अलग सरकार हैं, आप जानते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से। इसके बाद वन हु टीचेस, यानी कि जो शिक्षक देता है वो क्या कहलाता है? वो टीचर कहलाता है, यानी कि शिक्षक कहलाता है। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि जो भगवान या ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? उसको एथिस्ट बोलते हैं। एथिस्ट मतलब क्या होता है? नास्तिक। ठीक है, ध्यान रखना है ये शब्द बहुत, ये जो क्वेश्चन है ना, 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, आपकी हेड रखे, लेकिन आपको पढ़ के इनको याद करना है बहुत तरीके से। यहाँ पे जो विद्यार्थी अभी जुड़े हैं, लेट जुड़े हैं, उनको संदेश देना चाहूँगा। आपका जो डीएलएड का नोट्स जो आप देख रहे हैं अभी जो वीडियो के माध्यम से, ये सारे नोट्स उपलब्ध हैं, सारे सब्जेक्ट के विषय के उपलब्ध हैं। 599 में सेकंड ईयर के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, चाहे आपका ऑप्शनल कोई भी हो। ठीक है, केवल आपके संस्कृत, उर्दू और जो लैंग्वेज है ना आपका सिंधी, ये नहीं मिलेगा। संस्कृत, उर्दू और सिंधी जो लैंग्वेज है ये नहीं मिलेगा, बाकी सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, सारे के सारे। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ईयर का नेट जो है नोट्स जो है वो 499 में उपलब्ध है। यदि आपका कोई दोस्त जानकार लेना चाहता है तो आप उसको बता सकते हैं। सेकंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं वो लेना चाहें तो, बाकी आप वीडियो से पढ़ना चाहें, वीडियो उपलब्ध है आपके सामने, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इससे भी पढ़ सकते हैं। जी पे या फ़ोन पे करेंगे आप जो ये पेमेंट है, और हमारे को स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे, और उसी नंबर पे जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोई और आपको डिटेल चाहिए, कोई और परेशानी है, तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। तो आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे पूछा जा रहा है उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। द कैन नॉट बी रीड इजिली, दैट कैन नॉट बी रीड इजिली, जिसे आसानी से ना पढ़ा जा सके उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब होता है यानी कि अपठनीय।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज, तो भाषा का मुख्य कार्य क्या है? तो भाषा का मुख्य कार्य जो है इन्फॉर्मेटिव होता है, यानी कि सूचनात्मक होता है, सूचना पहुंच जाती है। भाषा जैसी मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं जो भी सूचना दे रहा हूँ, जो मुंह से बोल रहा हूँ आप तक पहुंच रही है। एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति भी होती है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, भाषा हमारे को ये भी बताता है। डायरेक्टिव, यानी कि निर्देश भी देते हैं। अगर मैं बोलता हूँ, भाषा क्या कहते हैं, भाषा जैसे कि गिलास पानी लाओ, मैंने निर्देश भी दे दिया, कम्युनिकेट भी कर दिया, इन्फॉर्मेशन भी दे दी, एक्सप्रेशन भी दे दी और डायरेक्शन भी दे दिया कि भाई पानी लाओ। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम करता है। भाषा के मेन फंक्शंस में जो है इन्फॉर्मेटिव भी होता है, एक्सप्रेशन भी होता है और डायरेक्टिव भी होता है, यानी कि ऑल द अबव जो है सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु सेड लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने कहा कि भाषा सबसे महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर ग्लिसन ने। ठीक है, ग्लिसन ने कहा था। ये आपसे सीधा सीधा ये भी बोल देगा कि आपको ऑप्शन ना दे, ठीक है, ऑप्शन ना दे और आपसे फिलअप्स दे दे, या फिर आपको ऑप्शन ना देते हुए वन वर्ड में पूछ ले कि हुज स्टेटमेंट इज लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है ग्लिसन का स्टेटमेंट है ये। इन इंडिया द इंग्लिश लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ, यानी कि भारत में अंग्रेजी भाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मामले जो होते हैं उसके लिए भाई इंग्लिश भाषा चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय भाई बात तो हम अपनी देसी लैंग्वेज में तो कर नहीं सकते, हिंदी में कर नहीं सकते, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में हमारी इंग्लिश ही काउंट होती है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल फर्स्ट ईयर का याद आ रहा होगा आपको, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में यानी कि जो भी हमारे वाणिज्य और उद्योग जो होते हैं यहाँ पर भी सारे के सारे देखते हो आप कि इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ किए जाते हैं। मैनेजर, जनरल मैनेजर, डीजीएम्स और जो है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य, जो कि हमारा वाणिज्य क्या है, कॉमर्स है। ठीक है, और हायर एजुकेशन में भी हम जब जाते हैं तो सारी बुक्स हमें क्या मिलती है, सारी की सारी बुक्स जो है उच्च शिक्षा में अंग्रेजी में ही मिलेंगी। तो ये सारी की सारी ऑल ऑफ दीज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पूछा गया 3 आर्स इंक्लूड्स, यानी कि यहाँ पर जो है 3 आर जो है किसको शामिल करते हैं? तो रीडिंग को, राइटिंग को और अर्थमेटिक को, तीनों को शामिल करते हैं। ठीक है, इसमें आपका पढ़ना भी है, लिखना भी है, अंक गणित, तीनों को है ये शामिल करते हैं क्या, 3 आर्स, तो यहाँ पे ऑल द थ्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग इज, अब यहाँ पे पूछा गया है पढ़ना सिखाने का उद्देश्य है, पढ़ना सिखाने का उद्देश्य है, क्या होता है उद्देश्य पढ़ना सिखाने का, कि भाई पढ़ो। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं, ये सिखाने का क्या उद्देश्य होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कि टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ के साथ पढ़ना। पढ़ना सिखाने का उद्देश्य क्या होता है कि भाई समझ के पढ़ो। ठीक है, तो टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, यहाँ पूछा गया है द लिंक कनेक्टिंग वर्ड मेथड एंड सेंटेंस इज, अब यहाँ पूछा गया है आपसे शब्द विधि और वाक्य विधि को जोड़ने वाली कड़ी जो है वो कौन सी है? तो वो कड़ी है फ्रेज मेथड। ठीक है, उस कड़ी का नाम है वाक्यांश विधि, फ्रेज मेथड। ठीक है, इसके बाद है स्क्रिप्ट इज डिवाइडेड इनटू डैश काइंड, तो स्क्रिप्ट जो है खालिस्तान प्रकारों में विभाजित किया गया, तो स्क्रिप्ट जो है 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार की कौन सी होती हैं आगे आपको पता चल जाएगा, आपको याद रहना चाहिए सारी चीज़ें। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, टीचिंग एड्स कम अंडर द प्रोसीजर ऑफ, यानी कि बोला जा रहा है शिक्षण सहायक सामग्री खालिस्तान प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। तो भैया किसके प्रक्रिया के अंतर्गत आती है शिक्षण सामग्री? या तो राइटिंग मटेरियल के काम में आती है, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो है लेखन सामग्री के रूप में जो है इसको जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात अब करेंगे यहाँ पर आगे। बुक्स, चेयर्स, टेबल्स आर नॉन एज, किताबें, कुर्सियाँ, मेजें आदि जानी जाती है, तो इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेहा इज बेटर देन राधा, दिस इज ए सेंटेंस इन, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भाई बेटर है कौन? नेहा, किससे? राधा से, तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, एक दूसरे से तुलना की जा रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये जो है तुलनात्मक डिग्री है, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 26 लेटर बट हैविंग डैश साउंड्स, तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें 26 तो कैरेक्टर होते हैं, ABCDEFGXYZ तक पूरा है ना, ये 26 लेटर होते हैं, लेकिन ध्वनियाँ कितनी निकलती हैं? तो ध्वनियाँ जो है 45 निकलती हैं, 45 ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है,
अब 45 इसलिए होती है कि एमपी बोर्ड ने एक एक्स्ट्रा जो ध्वनि होती है, वैसे तो 44 होती है, अगर हम बिल्कुल सटीक बोले तो 44 होती है, लेकिन एमपी बोर्ड ने जो एक एक्सेप्शनल केस वाला जो ध्वनि है उसको भी उठा लिया है। ठीक है, तो उन ध्वनियों को तो हमारे सिलेबस में है नहीं कि वो ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं, हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, लेकिन कितनी होती हैं ये पता है, तो 45 होती हैं। ठीक है, इन 45 का अगर मैं थोड़ा सा विवरण आपको बताना चाहूँ तो थोड़ा सा टुकड़े समझ लेना। तो इस 45 में से कुछ जो है आपको ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो वो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसको समझ लीजिएगा। 45 तो एमपी बोर्ड बोल रहा है, उसने एक एक्स्ट्रा जो है ध्वनि को सेलेक्ट किया है, वैसे 44 होती हैं, बार बार कहूँगा, लेकिन आपका जब क्वेश्चन आएगा उसमें ऑप्शन जब आपको मिलेगा तो आप 45 लिखोगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ समझिएगा, देखिए, आपके 26 अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक। ठीक है, इस 26 में से 5 होते हैं वॉवेल जिसको हम स्वर बोलते हैं, और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट जिसको हम व्यंजन बोलते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि वॉवेल्स कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो 21 होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये वोवेल जो होते हैं 5 वोवेल, इन 5 वोवेल यानी 5 स्वर से 20 ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है, 5 स्वर से 20 ध्वनियाँ निकलती हैं और 21 कॉन्सोनेंट से 24 ध्वनियाँ निकलती है। तो टोटल मिला के आप देखोगे 20 और 24 44 हुए। लेकिन एमपी बोर्ड ने एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, तो यहाँ पे एक साउंड जो है ना, यहाँ पे 25 कर दिया है, यानी 21 कॉन्सोनेंट मिला करके आपको 25 साउंड देते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये 24 साउंड देते हैं। एक ऑप्शनल सब जो है ना साउंड, उसको भी काउंट कर लिया एमपी बोर्ड ने आपके सिलेबस में, तो उसको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़िए, जो ये 20 साउंड जो होते हैं जो स्वर से निकलते हैं, इनमें से 12 तो होते हैं आपके मोनोफ्थोंग्स। ठीक है, और दूसरे जो बचे हुए बार, इस 20 में से 12 तो होते हैं मोनोथोंग्स, और जो है इसमें से 8 होते हैं दिप्थोंग्स। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि मोनोथोंग्स कितने होते हैं, 12 होते हैं, और दिप्थोंग्स कितने होते हैं आपके, ये 8 होते हैं। ये 12 जो होते हैं आपको मोनोफ्थोंग्स, इनको जो है प्योर वॉवल्स के नाम से जाना जाता है। प्योर वॉवल्स ऑल्सो नोन एज मोनोफ्थोंग्स, आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप जो है कंफ्यूजन में आ जाओगे। तो मोनोफ्थोंग्स ऑल्सो नोन एज प्योर वॉवल्स एंड डिप्थोंग्स नोन एज इम्प्योर वॉवल्स। ठीक है, ये 8 होते हैं। अच्छा, ये कॉन्सोनेंट जो साउंड होते हैं जिसको आपके एमपी बोर्ड में 24 की जगह 25 लिया गया है, हालांकि ये पूरे वर्ल्ड में आप जहाँ भी जितने भी पढ़ोगे, कहीं भी किसी सिलेबस को उठाओ, ये 24 ही होते हैं, लेकिन एमपी बोर्ड ने जो एक ऑप्शनल जो साउंड है उसको भी ले रखा है, तो यहाँ पे 25 कर दिया गया है। तो ये जो कॉन्स्टोनेंट साउंड होते हैं इनको कॉन्टोइड्स बोलते हैं, ध्यान रखना है। तो कॉन्टोइड्स आर ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टोइड्स। इसी तरह से जो वोवेल साउंड्स आर ऑल्सो नोन एज वोकोइड्स। ठीक है, वोकोइड्स के नाम से जो है वोवेल साउंड जो है जाने जाते हैं। तो इनका दूसरा नाम भी बता रहा हूँ मैं, वोवेल साउंड का दूसरा नाम है वोकोइड्स, कॉन्सोनेंट साउंड का दूसरा नाम है कॉन्टोइड्स। ठीक है, मोनोप्थोंग्स का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं हम प्योर वॉवेल्स, डिप्थोंग्स का जो पूरा दूसरा नाम है वो उसको बोलते हैं हम इम्प्योर वॉवेल्स। तो ये थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता था उस क्वेश्चन के माध्यम से जिसमें हमने बात करी कि 26 ध्वनियाँ मिल करके 45 जो सॉरी 26 अल्फ़ाबेट मिल करके, इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट मिल करके 45 ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। 45, ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से 45, 45। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया प्लूरल ऑफ। अब प्लूरल आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि भैया बहुवचन एक वचन दे देगा, आप बताओ बहुवचन। तो ये एक वचन बहुवचन तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं केवल आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो जैसे पूछा गया आपसे, सबसे पहले चाइल्ड का जो बहुवचन होगा, चाइल्ड, चाइल्ड जो है एक बच्चा होता है उसको चाइल्ड बोलते हैं। और जो छोटा सा जो बिल्कुल नवजात शिशु होता है ना, नवजात शिशु, उसको क्या बोलते हैं, बेबी नहीं बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं इन्फेंट। जिस दूध पीते बच्चे को इन्फेंट कहा जाता है, जो गोदी से नहीं उतर सकता है, माँ के छाती से लगा रहता है, या यूं बोल सकते हैं कि 1 साल से कम उम्र के सारे बच्चे इन्फेंट कहलाते हैं। INFANT, इन्फेंट। ठीक है, तो चाइल्ड जो है ये एक बच्चा है, और चिल्ड्रन जो है बच्चे हो जाते हैं। तो ये चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होगा, कभी ध्यान रखना। जैसे बेबी है तो बेबी का बेबीज होता है, तो स्पेलिंग चेंज हो जाती है। ऑक्स का जो आपका बैल होता है उसका जो है बहुवचन होगा ऑक्सेन, ऑक्सेज नहीं हो जाएगा, ऑक्सेन होगा। इसी तरह से वॉल्फ जो है, वॉल्फ का जो बहुवचन होगा वो वॉल्फ्स होगा। तो देख रहे हो आप, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। चाइल्ड का आप चाइल्ड्स लिख सकते थे, तो चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। बेबी का आप बेबीज लिखते, लेकिन आप स्पेलिंग चेंज नहीं करते तो गलत हो जाते, तो यहाँ पे स्पेलिंग चेंज होता है।
ऑक्स का जो है ऑक्सिस लिख सकते थे आप, वो भी गलत हो जाता, ऑक्सेन लिखना होता है। वॉल्फ का जो है वॉल्फ्स होता है, ठीक है। तो इस तरह के प्लूरल वर्ड्स जो है आपसे सिलेबस में जो आपके हैं उन्हीं में से पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी कॉमन भी आपका जो सिलेबस में नहीं है वो भी उठा के पूछ लिया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस भी यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि ये वॉल्फ मतलब भेड़िया और वॉल्फ्स मतलब भेड़िए, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर जो पूछा गया है, अच्छा बेबी का मतलब क्या हो गया, बच्चा, और बेबीज मतलब बच्चे, ठीक है। और चाइल्ड भी आपका जो है बच्चा ही होता है, लेकिन ये चिल्ड्रन, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है। अब ये समानार्थी शब्द हो गए, ठीक है। चाइल्ड बेबी जो है समानार्थी शब्द हो गए, जिसको हमने सिनोनियम पढ़ा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, देयर आर अ डैश वॉवेल एंड डैश कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो अभी भी मैंने आपको समझाया था कि 5 तो स्वर होती हैं और 21 जो है व्यंजन होते हैं, टोटल मिला के 26। अब यहाँ पर जो है इस तरह का भी क्वेश्चन कभी कभी बनता है आपसे, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग टू, यानी कि आपको इस टू का भी प्रयोग करना है और इस टू का भी प्रयोग करना है, दोनों टू का प्रयोग करना है। यानी कि आपको इस टू का भी प्रयोग करना है, ये वाला जो टू है इसको भी प्रयोग करने में लाना है, ठीक है, एक शब्द बनाने के लिए, अभी मैं आपको समझाऊंगा इसको। और इस टू का भी प्रयोग करना है। अब इस टू को कैसे प्रयोग करोगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, राहुल इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन फास्ट। अब इस टू को इसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, राहुल इज वेरी हट जाएगा, वेरी की जगह क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, बहुत वीक है। राहुल इज टू वीक रन टू रन फास्ट, तो यहाँ पे ही कैन नॉट रन फास्ट, तो यहाँ पर सीधा सीधा कैन नॉट हट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे रन फास्ट आ जाएगा, ही कैन नॉट हट जाएगा। तो राहुल बहुत कमज़ोर है, जो है क्या, कि वो तेज नहीं भाग सकता, यही चीज़ इसमें बताई गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, उसमें आपको समझने का प्रयास समझाने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है, स्क्रिप्ट इज यूज्ड इन न्यूज़पेपर बुक्स एंड मैगजीन एक्सेट्रा। तो यहाँ पूछा गया है कि जो स्क्रिप्ट जो है वो आपका समाचार पत्र में उपयोग करने वाली स्क्रिप्ट जो है उसको क्या कहते हैं। तो समाचार पत्र में या बुक या मैगजीन में जो स्क्रिप्ट यूज़ की जाती है उसका नाम होता है प्रिंट स्क्रिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, होमोफोन्स। अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेगा होमोफोन्स क्या होते हैं, तो होमोफोन्स का जो है सिमिलर सा बताऊं तो समानार्थी नहीं होते हैं ये। होमोफोन्स मतलब एक जैसे ध्वनियाँ रखने वाले, समान ध्वनि वाले शब्दों को जो है होमोफोन्स कहते हैं, जिनका स्पेलिंग अलग होता है लेकिन ध्वनि उच्चारण सेम होता है, ध्वनि स्पेलिंग अलग होती है, उच्चारण सेम होता है और अर्थ भी अलग अलग होते हैं। अगर मैं इसको होमोफोन्स को इंग्लिश में डिफाइन करूं तो होमोफोन्स आर दोज वर्ड्स हैविंग सेम साउंड बट विद डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स। अब देखिए यहाँ पर होमोफोन्स जैसे सेल और सेल, यानी कि ये सेल मतलब क्या होता है, ये सेल मतलब क्या होता है, जेल हो सकता है, ठीक है। और फोन जो है हमारा फोन, हम उसको भी सेल बोलते हैं, तो वो भी सेल जो है कहलाएगा। और ये वाला SELL, तो ये सेल मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये अलग हो गया सेल। इस तरह से जो है फेयर और फेयर, अब ये फेयर जो है मेला हो गया आपका, ठीक है ना। और ये फेयर जो हो गया ये किराया हो गया, ठीक है। यहाँ पे डियर और डियर, यहाँ पे डियर मतलब प्रिय और ये डियर मतलब क्या होता है आपका हिरण, ठीक है। तो ये डियर होगा प्रिय और ये डियर मतलब हिरण। आवाज देखो दोनों, आप इसको बोलो सेल, इसको भी बोलोगे सेल, इसको बोल रहे हो फेयर, इसको भी बोल रहे हो फेयर, इसको बोल रहे हो डियर, इसको भी बोल रहे हो डियर, इसको बोल रहे हो आई, और ये केवल लेटर जो आई होता है, जो ABCDEFGHI, तो ई आई मतलब आंख होता है और इस आई का मतलब होता है मैं। तो बोलने में सारे के सारे क्या हैं, आवाज़ बिल्कुल सेम निकल रही है, लेकिन दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है, स्पेलिंग भी अलग अलग है, ठीक है। तो वही होते हैं होमोफोन्स। फिर से हम बोल सकते हैं, होमोफोन्स आर दोज वर्ड्स हैविंग डिफरेंट स्पेलिंग्स डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड विद डिफरेंट मीनिंग बट सेम साउंड, ठीक है ना। इस तरह से लिख सकते हो, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, समझ समझ के लिख दोगे आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंग्लिश इज आवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड, हु सेज। ये फर्स्ट ईयर में भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पूछा गया आपसे, अंग्रेजी आधुनिक दुनिया में हमारी प्रमुख खिड़की है, ये किसने कहा था, तो ये पंडित नेहरू का कहना है, ये उनका कथन है ये। हु सेज, इफ ए स्पीकर टेल्स फ्रीली एंड फ्लुएंटली
इन हिज ओन लैंग्वेज ही कैन सून लर्न टू स्पीक वेल एंड ईजिली इन अदर लैंग्वेज। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, इसने कहा यदि कोई वक्ता यानी कोई बोलने वाला अपनी भाषा में स्वतंत्र रूप से और प्रवाह से बोलता है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोलता है और फ्लुएंटली यानी प्रवाहपूर्वक बोलता है, तो वह जल्द ही दूसरी भाषा में अच्छी तरह और आसानी से बोलना सीख सकता है। ये किसका कथन है? तो ये पी गुर्रे का कथन है, ठीक है, पी गुर्रे का कथन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु सेज मदर टंग इज द बेसिक्स ऑफ ऑल वर्ड्स। तो किसने कहा है मातृभाषा सभी शब्दों का आधार है? तो इसको कहा था रायबर्न ने, ठीक है, ये जो है रायबर्न का कथन है। हु प्रोपोगेटेड डिंग डोंग थ्योरी, यानी कि हमसे पूछा गया डिंग डोंग थ्योरी यानी कि सिद्धांत का प्रचार किसने किया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर ने किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ साइंस, यानी कि यहाँ पे पूछा गया विज्ञान की सार्वभौमिक, यूनिवर्सल मतलब सभी जगह मान्य होती है, तो सार्वभौमिक उसको बोला जाता है। तो विज्ञान की सार्वभौमिक सार्वभौमिक भाषा कौन सी है? तो विज्ञान की सार्वभौमिक, हर जगह पे जो है विज्ञान जो है आप देखोगे इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। अपने हाँ, हालांकि हमने 10वीं तक 12वीं तक जो है हम क्या हिंदी में पढ़ लेते हैं विज्ञान को भी, लेकिन आगे आने वाले जो हमारी हायर डिग्रीज होती हैं या फिर आप किसी भी अदर कंट्री में चले जाइए, वहाँ पर आपका जो भी साइंस लैंग्वेज होगा वो टोटल इंग्लिश में ही होता है। हम जो मेडिसिन्स की दुकानें देखते हैं, मेडिकल स्टोर देखते हैं, वो क्या है? साइंस है, मतलब मेडिसिन्स जो बनती है वो साइंस है, ठीक है ना, इसमें केमिकल्स मिलते हैं, हम साइंस में पढ़ते हैं। और जो भी आप देखोगे कहीं पर भी आप मेडिसिन्स के नाम सारे के सारे अंग्रेजी में मिलेंगे, हिंदी में आपको एक भी कोई दवा का नाम नहीं मिलेगा। वो आयुर्वेदा वाला अलग बात है, वो तो हमारे केवल हमारी कंट्री में ही है। उसके अलावा आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, कोई भी दवाई मांगोगे तो आप उसका नाम इंग्लिश में ही बोलते हो, ठीक है, कोई भी दवाई हो, आप सारे के सारे देखोगे वो सब पे इंग्लिश में ही लिखा रहता है, ठीक है, किसी किसी पे एक आधा हिंदी लिख दिया, वो तो कन्वर्जन है, ट्रांसलेशन है, बाकी साइंस की भाषा क्या होती है? इंग्लिश। हम्म, आगे जो अभी जो विद्यार्थी जुड़े होंगे उनको फिर से याद दिला दूं, आपके डीएलएड के नोट्स जो आप लेना चाहें 2024 से एग्ज़ाम के लिए, तो आप ले सकते हैं। फर्स्ट ईयर के नोट 499 में, सेकंड ईयर के 599 में, ऑल सब्जेक्ट रहेंगे। जी पे या फ़ोन पे कर सकते हैं इस पेमेंट को, और नंबर रहेगा जी पे या फ़ोन पे करने के लिए 8469022568। और अगर आपको स्कैनर चाहिए इसका कोड, तो आप जो है व्हाट्सएप पे जैसे ही आप पेमेंट करके संपर्क करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं। अगर आप पहले डायरेक्ट संपर्क करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, स्कैनर के लिए भी और नोट्स प्राप्ति के लिए। बढ़ते हैं, लैंग्वेज इज डैश। तो लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज जो है ये एक स्पीच होती है, ठीक है, लैंग्वेज क्या होती है? एक स्पीच होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए चाइल्ड इज मदर टंग बाई डैश वेज। तो यहाँ पर जो है एक मिस्टेक है, ठीक है, ए चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग बाई वेज ऑफ, यानी कि यहाँ सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि एक बच्चा जो है अपनी मातृभाषा इस प्रकार से सीखता है। तो यहाँ पर सीखने वाला जो है ना, सीखने वाला जो है यहाँ पे मिस है, तो मैं बता देता हूँ कहाँ पे आपको ऐड करना है। ये चाइल्ड लर्न्स आएगा यहाँ पर, इस जगह पे यहाँ पर आपको ऐड कर देना है लर्न्स। तो यहाँ पे हमारा ये चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग बाई डैश वेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इमिटेशन से। इमिटेशन से जो है एक बच्चा जो है अपनी मातृभाषा सीखता है। इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा देख देख के बच्चा यही बोलना शुरू करेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली बोलना शुरू करेगा। जो मैं बोलूँगा आप देखना, छोटे बच्चे आपके घर में होंगे, अड़ोस पड़ोस में होंगे, वो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको देखते देखते या किसी को देखते देखते, जो छोटा बच्चा है किसी को अंकल बोलता है, अंकल अंकल अंकल, तो छोटा जो बच्चा है जो बोलता भी नहीं है, वो धीरे धीरे देखना उस बच्चे का अनुकरण कर लेगा, उसको देख के सीख जाएगा कि हाँ भाई फलाना आदमी अंकल है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है अनुकरण से सीखते हैं। तो एक बच्चा जो है अनुकरण से अपनी मातृभाषा सीखता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग आर। तो यहाँ पूछा गया सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है, तो ये क्या है? तो सुनना, बोलना, कान से सुन रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, ठीक है, दिमाग से पढ़ रहे हैं या मुंह से पढ़ रहे हैं,
और हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्या एक्सप्रेस करती हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वर्बल स्किल, वर्बल स्किल, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, मौखिक कौशल बोला जाता है, मौखिक कौशल, वर्बल स्किल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वर्ड इज मोनोसेलेबिक, तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है मोनोसेलेबिक है, मोनोसेलेबिक है। तो हम कहेंगे पोर्ट जो है मोनोसेलेबिक है। मोनोसेलेबिक का मतलब तो आप जानते हो ना, किसी बच्चे को नहीं पता हो तो बता दूं। मोनोसेलेबिक जो ये वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, मोनोसेलेबिक का होता है कम से कम अक्षरों वाला, ठीक है, कम से कम अक्षरों वाला। तो इसमें देख सकते हो इसमें तीन ही अक्षर है, बस मोनोसिलेबिक को सिंपल अर्थ में समझ जाओ कि सम कब से सबसे कम अक्षरों वाला जो शब्द हो उसे ही मोनोसिलेबिक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ आपको। चलिए, विच वन इज क्वालिटी ऑफ गुड लिसनर, एक अच्छा जो श्रोता होता है उसका क्या गुण होता है, एक सुनने वाले का अच्छा एक अच्छा सुनने वाले के क्या गुण हो सकते हैं, तो वो भैया अटेंटिव होता है, ठीक है ना। अटेंटिव यानी कि बोल सकते हैं कि अटेंटिव मतलब चौकस रहता है। ओपन माइंड यानी कि खुले दिमाग से रहता है। और अप्रिएसिटिव यानी कि जो है प्रशंसात्मक भी रहता है। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग इज बेस्ड ऑन, तो ये प्रोसेस जो होती है यानी कि बोलने और सुनने की प्रक्रिया जो है किस पर आधारित है, यही सीधा सीधा पूछ रहा है। तो बोलने और सुनने की प्रक्रिया जो है ये साइकोलॉजिकल व्यू है, यानी कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ठीक है। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल व्यू आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे पी साइलेंट रहता है। एम ऑफ टीचिंग रीडिंग इज टू, तो पढ़ना सीखने का उद्देश्य जो है वो क्या है, तो टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग, अभी अभी मैंने बताया था, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो, कोई टेंशन नहीं। देयर आर डैश काइंड ऑफ रीडिंग, तो यहाँ पर जो है कितने काइंड्स होते हैं रीडिंग के, तो हम बताएंगे यहाँ पे 6 काइंड्स ऑफ रीडिंग होती हैं, 6 काइंड ऑफ रीडिंग्स होती हैं। आपको पता भी होना चाहिए, उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। पहला तो होता है रीडिंग अलाउड यानी जोर से बोलना, फिर इंटेंसिव रीडिंग होती है, एक होता है साइलेंट रीडिंग, एक होती है एक्सटेंसिव रीडिंग, एक होता है स्कैनिंग और एक होता है स्कीमिंग। याद होगा आपको, आगे भी पढ़ लोगे। चलो अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, यहाँ पे पूछा क्या गया है उसकी बात करते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट आर देयर इन राइटिंग इंग्लिश आर, तो मैंने अभी अभी बताया था इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 3 स्क्रिप्ट होते हैं, मैंने बताया था ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लेटर्स, तो नंबर ऑफ काइंड यानी कि आपसे पूछा गया है कि कितने काइंड्स के मतलब कितने प्रकार के जो है लेटर्स होते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के जो है लेटर्स होते हैं। द क्रिएटिव राइटिंग इज, तो क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, क्रिएटिव समझ रहे हो ना आप, क्रिएट यानी कि हम बोल सकते हैं रचनात्मक लेखन क्या होती है। तो रचनात्मक लेखन जो है यानी कि अपनी कल्पना शक्ति के तरीकों को जो अभिव्यक्त करने का तरीका होता है, कल्पना से ही हम क्रिएटिव बनते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन एन इमेजिनेटिव वे, यानी कि कल्पनाशील तरीके से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना जी है रचनात्मकता कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। लैंग्वेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट जो है डैश फॉर्म्स द बैकग्राउंड ऑफ द इंग्लिश, तो मदर टंग जो है वो बैकग्राउंड होती है किसकी, इंग्लिश की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साइलेंट है सॉरी रीडिंग हैज बीन डिवाइडेड इनटू डैश एंड डैश रीडिंग एंड लाउड रीडिंग, तो यहाँ पे देखो रीडिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू 2, पहले में आ जाएगा 2, फिर पहली रीडिंग होती है जो आपकी कैसी होती है, एक तो साइलेंट रीडिंग होती है, यहाँ पे जैसा ये क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको भरना है, वैसे रीडिंग होती है 6 जो मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर जो फिलअप्स है उसमें आपको ये बोल रहा है कि भाई एक तो लाउड रीडिंग होती है, तो दूसरी कौन सी होती है, साइलेंट रीडिंग होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर साइलेंट, एक साइलेंट रीडिंग एक लाउड रीडिंग, और यहाँ पे हम बोल देंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, पहला ऑप्शन 2 और दूसरा आ जाएगा साइलेंट। नेक्स्ट जो है डैश लेटिन वर्ड मीन्स टंग, तो लिंगुआ का मतलब होता है, ये लेटिन वर्ड है लिंगुआ, ध्यान रखना है, लिंगुआ लेटिन वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब होता है टंग मतलब जीभ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है नसल कॉन्सोनेंट्स आर, यानी कि नाक से बोलने वाले व्यंजन हैं, तो उसको बोलते हैं हम एम और एन, आप जब भी बोलोगे इस नाक से ही निकलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हैं।
देयर आर डैश वॉवेल्स, तो आपको सभी को पता है कि 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इनको छोड़ करके बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको। इंक्रीजिंग ऑफ वोकेबलरी गिव्स डैश फॉर स्पीकिंग, तो क्या देता है वोकेबलरी, जितना इंक्रीज करोगे, जितनी आप जो है वोकेबलरी को, शब्दांशों को, ठीक है, जितना ज़्यादा आप बेहतर बनाओगे उतना आपका क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा स्पीकिंग में, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। वाइल रीडिंग आवर आइज मूव, तो हमारे जो है, हम जब रीडिंग करते हैं तो हमारी आइज जो है जर्की होती हैं। जर्की मतलब कभी, मतलब जर्की मतलब झपटना, जैसे कि आप बोल सकते हो जर्की मतलब जैसे आपको झटके लगते हैं ना, जैसे हम अपने पल के झपकाते हैं, ये जर्की मतलब ये होता है, ठीक है। तो हम वाइल रीडिंग आवर आइज मूव्स जर्की, झटकेदार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग, तो रीडिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है टीचिंग का, रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रीडिंग नीड्स करेक्ट डैश, तो रीडिंग क्या, जब आप पढ़ते हैं तो उसको, उसके लिए करेक्ट क्या चाहिए, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, आप सही से उसका उच्चारण करें। डैश इज द गुड सोर्स ऑफ सेल्फ एजुकेशन, तो भैया रीडिंग स्किल जो है ये गुड सोर्स है सेल्फ एजुकेशन का। आप स्वयं पढ़ना चाहते हैं तो जो है, आप अपने आपको स्वयं शिक्षित करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप रीडिंग करेंगे, ठीक है। इमिटेशन मेथड मेक्स द पुपिल्स, तो इमिटेशन मेथड जो है शिष्यों, पुपिल्स का मतलब होता है शिष्य, तो शिष्यों को क्या करने के लिए जो है वो मतलब क्या देता है, यूँ कह सकते हैं, क्या बनाता है, तो ये सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। इमिटेशन मेथड जो है शिष्यों को सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाता है। राइटिंग इज ए डिफ़िकल्ट डैश, तो राइटिंग लिखना जो है ये क्या है, एक आर्ट है, और कैसा है ये, डिफ़िकल्ट आर्ट है, भाई सब कोई अच्छा नहीं लिख पाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। वाइल राइटिंग स्मॉल अल्फ़ाबेट द राइटिंग मस्ट बी, क्या होना चाहिए, तो वाइल राइटिंग स्मॉल अल्फ़ाबेट द राइटिंग मस्ट बी क्लियर, साफ होनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड, चौक, बुक, चार्ट आर ऑल्सो नोन एज, तो मैंने बताया था कि इसको जो हम राइटिंग मटेरियल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट आर देयर इन राइटिंग इंग्लिश, तो मैंने बताया था 3 होते हैं, ठीक है। रीडिंग मेक द मै रीडिंग मेक द फुल मैन, यहाँ पे ए नहीं आएगा, रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एन एक्सट्रैक्ट मैन हु सेड, सॉरी हु हैड स्टेटेड दैट, यानी ये किसका कथन है, रीडिंग मेक ए फुल मैन, और ए रेडी मैन, और एक्सट्रैक्ट मैन, तो ये कथन है बेकून का, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ बेड हैंड राइटिंग इज, यानी कि एक जो बताइए कि जो आपकी लिखावट है वो गंदी है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पे जो है क्या हो सकता है, तो बैड सिटिंग पोस्चर, यानी आप गलत तरीके से बैठे हुए हैं तो जो है बैड हैंड राइटिंग होगी। बाकी लो लो कॉस्ट पेन, भाई पेन तो सारे चलते हैं, ठीक है। स्पीड, ऐसा नहीं है जिसकी स्पीड तेज है उसकी भी राइटिंग अच्छी होती है। और कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड एंड आई, आपका हाथ और आंख की जो सामंजस्य है वो भी सही रहता है। तो ये सब जो है इसके कारण नहीं है गंदी हैंड राइटिंग के। गंदी हैंड राइटिंग तभी हो सकती है जब आप सही तरीके से ना बैठे हो, ठीक है ना। जैसे आप देखना कभी कभी खड़े होकर जो लिखते हो और बैठ कर जो लिखते हो उसमें आपको अंतर दिखाई देगा। तो इस तरह से जो है सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा बैड सिटिंग पोस्चर, बैठने में जो है आपकी बैड सिटिंग पोस्चर। द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लेटर, तो लेटर्स के कितने काइंड्स होते हैं, तो वो 3 टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, यूजिंग ए वर्ड बैंक एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग हेल्प्स टू बिल्ड, तो वर्ड बैंक और ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है हमारी बुक कैलोरी को बढ़ाती है, ठीक है। द क्रिएटिव राइटिंग इज, तो क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, अभी मैंने बताया था, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन ए इमेजिनरी वे। कर्सिव स्क्रिप्ट मीन, कर्सिव स्क्रिप्ट मतलब जरा रनिंग, रनिंग का कर्सिव का मतलब क्या होता है कि जब आप लेटर लिख, आप जैसे भी इंग्लिश में कुछ लिखोगे ना, तो इंग्लिश में सारे के सारे शब्द आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। जैसे हम लिखते हैं, आपका नाम ही लिखते हो तो राहुल मान लो, तो राहुल आप कैसा लिखोगे, पूरा का पूरा जुड़ा हुआ, राहुल ऐसे करके लिख दोगे, ठीक है ना, पूरा का पूरा जुड़ा रहेगा। आप लिखते हो जैसे आपका साइन होता है तो उस तरह का जुड़ा रहता है, तो उसी को कर्सिव राइटिंग कहते हैं। अगर आप सर्च करना चाहें तो गूगल पे देख लेना, आपको पता चल जाएगा। कर्सिव का मतलब बहुत छोटी क्लास में सिखाया जाता है, देखा होगा जब हमारे 5 लाइनों की
छोटी छोटी जब हम थे तो 5 लाइनों की इंग्लिश की कॉपी आती थी, आपने अभी भी देखा होगा, छोटे बच्चों की क्लासेस में होती है, तो 5 लाइनों की होती हैं। उसके अंदर सीखना लिखना बताया जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे बच्चा लिखने लगता है तो उसको फिर चिपका के लिखना बताया जाता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स को चिपका के लिखो किसी भी, जैसे ये कर्सिव लिखना है तो एक कर्सिव में सी यू इसके साथ चिपका रहेगा, फिर आर जुड़ जाएगा, फिर उसी में एस जुड़ जाएगा, फिर आई उसी में जुड़ा रहेगा, फिर बी उसी में जुड़ा रहेगा, ई कर्सिव लिखा होगा देखना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रनिंग राइटिंग, यानी कि बहता वो चलता हुआ राइटिंग, उसमें गैप नहीं होता है। शब्दों में गैप होते हैं, लेकिन जैसे ये शब्द है, ये आपका कर्सिव है, इसमें गैप नहीं होगा, पूरा कर्सिव एक साथ चिपका होगा। फिर स्क्रिप्ट लिखेंगे तो स्क्रिप्ट जो है इससे थोड़ा सा दूर, जैसे अभी लिखा हुआ है ऐसे रहेगा, लेकिन स्क्रिप्ट का अलग अलग जो ये आप स्पेलिंग देख रहे हैं अलग अलग है, ये सारे जुड़े रहेंगे। द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज इन राइटिंग। तो एक्सपोजिटरी होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, परसुएसिव होता है और नरेटिव होता है। थोड़ा सा याद रखना अच्छे तरीके से, ठीक है ना, इस ऑर्डर को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया प्रेसिस राइटिंग इज ए फॉर्म ऑफ, तो ये किसका फॉर्म होता है प्रेसिस, तो प्रेसिस जो होता है ये कंपोजिशन का फॉर्म होता है। प्रिंट स्क्रिप्ट इज इन विच, प्रिंट स्क्रिप्ट क्या होता है, लेटर ऑफ ए वर्ड आर नोट जॉइंट टुगेदर। प्रिंट स्क्रिप्ट में क्या होता है, लेटर जो होते हैं वर्ड्स के वो जॉइंट नहीं होते हैं, कर्सिव में जॉइंट होते हैं, ठीक है। एम ऑफ टीचिंग रीडिंग इज टू, तो टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग मैंने बताया था। इन इंटेंसिव रीडिंग द प्रेजेंटेशन स्टार्ट्स विद, इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, मॉडल रीडिंग बाय टीचर, यानी कि आपको जो है अध्यापक के द्वारा जो है मॉडल रीडिंग करवाया जाता है इंटेंसिव रीडिंग में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। लाउड रीडिंग इनेबल्स द स्टूडेंट, तो लाउड रीडिंग जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि लाउड रीडिंग करते हैं तो हमारा प्रोनाउंसिएशन जो है वो बेहतरीन होता है, तो परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। साइलेंट रीडिंग में प्रोनाउंसिएशन तो होता ही नहीं, हम मन में ही गुदगुदा के पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसीलिए परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन किस में होता है, तो हमारा जो है लाउड रीडिंग में होता है। साइलेंट रीडिंग में परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाती है। इसके बाद जो है वर्ड विच आर यूज्ड इन स्पीकिंग राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बाय लर्नर इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव वोकाबुलरी, ठीक है। वो वर्ड विच आर यूज इन स्पीकिंग, ठीक है, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बाय लर्नर, जो भी सीख रहा है उसके द्वारा जो भी वर्ड्स जो है स्पीकिंग के लिए, राइटिंग के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं एक्टिव वोकाबुलरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। द लिंक विच कनेक्ट्स द वर्ड मेथड एंड सेंटेंसेस इज, तो उसको बोलते हैं फ्रेज मेथड, ठीक है। वो लिंक जो है वर्ड मेथड को और सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है उसको फ्रेज मेथड कहा जाता है। वाइल रीडिंग आवर आइज मूव्स, तो हम अभी मैंने बताया था जब हम रीडिंग करते हैं तो हमारी आई जो है झटके लेती है तो उसको जर्की बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंटेंसिव रीडिंग लेज स्ट्रेस ऑन मास्टरीज ऑफ, इंटेंसिव रीडिंग जो है सबसे ज़्यादा जोर किस पे देती है, किसकी मास्टरी पे जोर देती है, तो वर्ड की मास्टरी पे जोर देती है। रैपिड रीडिंग इज जनरली कॉल्ड, तो रैपिड रीडिंग को जो है हम सप्लीमेंट्री रीडिंग भी कहते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रैपिड रीडिंग डैश द स्किल ऑफ डूइंग साइलेंट रीडिंग, तो जो रैपिड रीडिंग होती है ना वो क्या करती है, रिफाइन करती है किसको, स्किल ऑफ डूइंग साइलेंट रीडिंग को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देयर आर डैश काइंड ऑफ रीडिंग, तो अभी मैंने बताया था 6 काइंड ऑफ रीडिंग होती है, नाम भी मैंने आपको गिनाए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। विच इंग्लिश इज यूज्ड इन यूएसए, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है कि विच इंग्लिश इज यूज्ड इन यूएसए, यानी कि यूएसए में किस अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, विच इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है ऑल दो द यूनाइटेड स्टेट्स डज नॉट हैव एन ऑफिशियल लैंग्वेज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमनली यूज लैंग्वेज इज इंग्लिश, स्पेशली अमेरिकन इंग्लिश, मैनी अदर लैंग्वेजेस आर ऑल्सो स्पोकन इन द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशली स्पेनिश। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि अमेरिका की कोई भी आधिकारिक भाषा नहीं है, लेकिन सबसे अधिक जो इस्तेमाल होने वाली भाषा है वो है अंग्रेजी। और विशेष रूप से अंग्रेजी में कौन सी चीज़ें शामिल है, विशेष रूप से जो है वो अंग्रेजी में है अमरीकी अंग्रेजी, जिसको हम अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है मैनी अदर जो लैंग्वेज जो बोले जाते हैं, कई और जो भाषाएं अन्य भाषाएं जो बोली जाती हैं उसमें विशेष रूप से स्पेनिश को शामिल किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये आपके कौन कौन से लैंग्वेज यूएसए में बोले जाते हैं, क्वेश्चन बनता है इस पर, छोटा ही बनता है बड़ा ही बनता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इंग्लिश अराउंड अस,
आप हमारे आसपास अंग्रेजी से क्या समझते हैं? तो इट इज़ ए को-ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, द यूरोपियन यूनियन एंड मैनी अदर वर्ल्ड एंड रिलीजन इंटरनेशनल्स ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी रिलीजन नहीं, रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. It is the most widely spoken German language, according for at least 70% speakers of this Indo-European branch. English speakers are called एंगोपोलोफोन्स. अब यहाँ पे देखिए, समझिए क्या बोल रहा है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इंग्लिश अराउंड अस, यानी कि आप हमारे आसपास अंग्रेजी से क्या समझते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ कोऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यह जो है संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और अन्य जो क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनकी आधिकारिक भाषा जो है इसको बोली जाती है. ठीक है. इसका मतलब अराउंड अस का मतलब ये नहीं कि अपने केवल कंट्री की बात हो रही है, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है. ये आधिकारिक भाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूरोपीय संघ की और अन्य विश्व के क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी. ठीक है. इसमें जो है इंडो यूरोपियन जो शाखा है, इसमें कम से कम 70% जो लोग हैं, ठीक है, वो इसके लिए जिम्मेदार है कि इंग्लिश अराउंड अस. ठीक है. ये 70% जो लोग हैं ये इंडो यूरोपी ये शाखा की. ठीक है. और साथ ही साथ आगे बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है अंग्रेजी बोलने वालों को जो है एंग्लोफोन्स कहा जाता है. जो यहाँ पर हमारे, मैंने जैसे बताया आपको कि यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें यूरोप यूनियन शामिल है, यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है, जिसमें जो भी लोग इंग्लिश बोलते हैं उनको एंग्लोफोन्स कहा जाता है. ठीक है. तो ये ध्यान रखना है. तो कभी कभी पूछ लेता है एंग्लोफोन्स क्या होते हैं. तो एंग्लोफोन्स जो हैं वो कंट्रीज़ या वो पीपल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन और मैनी अदर वर्ल्ड में जो है इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को एंग्लोफोन्स कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया व्हाट आर एडवांटेज ऑफ इंग्लिश, यानी कि हमारे से पूछा गया अंग्रेजी के क्या फ़ायदे हैं. तो यहाँ पे बोलेंगे हम एक्यूबेटली द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ स्टडिंग इंग्लिश इज़ दैट आवर योर करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैन वास्टली इंक्रीज. अब यहाँ पे क्या फ़ायदा हो गया है ये भी बताऊंगा मैं. पीपल हु कैन speak English fluently, possibly together within first language, are highly sought after by companies of many types, including international companies. अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि अंग्रेजी के फ़ायदे क्या हैं. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यकीनन अंग्रेजी का अध्ययन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप अपने करियर की संभावनाएं जो हो सकती हैं उनको जो है आप बढ़ा सकते हैं, रोज़गार के अवसर जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं. ठीक है. और साथ ही साथ हम ये भी बता सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा भी जो है वो कहीं अलग नहीं है. अंग्रेजी भाषा ऐसी है जिसका उद्देश्य जो है लोगों के बीच संचार करने और बातचीत करने की क्षमता को बढ़ाना है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. तो भैया यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि अंग्रेजी जो है इसकी क्या जो है यूज़ है. तो हम बता सकते हैं कि एनी लैंग्वेज हैज़ वन पर्पस, दैट इज़ टू हेल्प अस कम्युनिकेट विद ईच अदर. यानी कि अंग्रेजी जो लैंग्वेज है इसका क्या यूज़ है. तो देखो, कोई भी भाषा होती है उसका पर्पस क्या होता है कि हम कम्युनिकेट करें किसी से भी. ठीक है. आपस में. तो इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नो डिफरेंट, सो इट्स पर्पस इज़ टू इनेबल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्ट बिटवीन पीपल. तो अंग्रेजी देखो, कोई भी भाषा जो है कम्युनिकेशन का संचार करती है. कोई भी भाषा, जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो क्या होता है आपस में हम जो बात कर रहे हैं उसको समझाने की कोशिश करते हैं. तो इंग्लिश भाषा कोई ऐसा नहीं है कि ये अलग चीज़ है. ये भी वही काम करती है जो हमारी सामान्य भाषा करती है. बस सामान्य भाषा ये है कि हमारे सामान्य लोग मतलब उन तक पहुंच पाते हैं या उनको समझ पाते हैं. और जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये पूरा कम्युनिकेशन करती है, इंटरेक्शन करती है पीपल के बीच में अलोंग द वर्ल्ड. ठीक है. तो यही बात यहाँ पे समझाई गई है. वाई इज़ इंग्लिश इम्पोर्टेंट नाउ डेज. तो आजकल अंग्रेजी क्यों महत्वपूर्ण है. तो भैया हम बता सकते हैं इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट कॉमनली यूज लैंग्वेज अमोंग फॉरेन लैंग्वेज स्पीकर्स. तो हम कह सकते हैं कि भाई विदेशी भाषा बोलने वालों के बीच में अंग्रेजी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है. और थ्रू आउट द वर्ल्ड व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनलिटीज़ वांट टू कम्युनिकेट दे कॉमनली यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज. और पूरे संसार में जितने भी भाषाएं बोली जाती हैं, अगर या फिर वो जो भी लोग दुनिया भर के विभिन्न राष्ट्रीय लोग जो है वो अगर बात करना चाहते हैं
तो आमतौर पर कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं? अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं, मोर एवर स्पीकिंग इंग्लिश विल इनेबल यू टू कनेक्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ट्रेवल मोर इजली। और यहाँ पे क्या होता है, इसके अलावा जो है अंग्रेजी बोलने से आप दुनिया के जितने भी लोग हैं उनके संपर्क में आ जाते हैं और अधिक आसानी से जो है आप यात्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे जाने पे आपकी लैंग्वेज क्या है, कॉमनली इंग्लिश यूज़ करेंगे। चाइना में चले जाओ इंग्लिश बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्पेन में चले जाओ इंग्लिश बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, जबकि स्पेन की भाषा स्पेनिश है। आप पुर्तगाल में चले जाओगे, यहाँ पे वहाँ पे पुर्तगाली लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन आप वहाँ पे इंग्लिश में बात करोगे तो इंग्लिश जो है समझ में आते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर सोसाइटी। तो हमारे समाज में जो है क्या आवश्यकता है अंग्रेजी भाषा की, तो हम बता सकते हैं, नोइंग इंग्लिश इंक्रीजेज योर चांसेस ऑफ गेटिंग जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनीज विद इन योर होम कंट्री और फॉर फाइंडिंग वर्क अब्रोड। यानी कि हम जो है अगर अगर अंग्रेजी जानते हैं तो हम किसी भी अपने देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी मतलब प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम चाहें तो विदेश में भी काम खोजने में हमारी संभावनाएं जो है बढ़ जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, द मीडिया एंड इंटरनेट। सो लर्निंग इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सोशलाइजिंग एंड एंटरटेनमेंट एज वेल फॉर वर्क। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो इंटरनेट की भाषा है या मीडिया की भाषा है या अंतर्राष्ट्रीय जो संचार हम करते हैं, तो उसके लिए भी अंग्रेजी सीखना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। काम के साथ साथ जो है सामाजिक जो काम होती है, सामाजिक सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सोशलाइजिंग की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक जो बातचीत होती है, या फिर हम बात करें कोई एंटरटेनमेंट की, यानी कि मनोरंजन की बातें करें, तो उसमें भी जो है इंग्लिश काम आती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। इसी तरह से अगले क्वेश्चंस जो हैं उसकी बात करें, वाई इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो हमारे लिए अंग्रेजी जो है क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश अलाउज यू टू एक्चुअली broaden your world from job opportunities to the ability to relate to people from every country. Knowing the language makes it much more interesting every trip. Education is very important to improve yourself, but learning English also improves the quality of life. यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया है कि देखिए जो उद्देश्य है यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जो है, यहाँ पर हम बात करें तो अंग्रेजी बोलने से हमारा वास्तव में जो है दुनिया से व्यापक संपर्क जो हो जाता है, एबिलिटी हो जाती है हमारी। हम व्यापक संपर्क कर सकते हैं, अगर हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हम दुनिया से व्यापक संपर्क बना सकते हैं। नौकरी के अवसर जो है हर देश में जो है मिलती है, लोगों को जुड़ने की क्षमता मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ भाषा, ये जो अंग्रेजी भाषा है ये एक दिलचस्प चीज़ है। साथ ही साथ ये खुद को बेहतरीन बनाने के लिए जो है शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अंग्रेजी सीखने से जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है, ये भी बताया गया है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है आप समझ रहे हैं, मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं। व्हाट इज़ द एम ऑफ इंग्लिश टीचिंग। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि भैया अंग्रेजी शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो हम बता सकते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है। तो हम बता सकते हैं, एम्स आर व्हाट टीचर्स एंड लर्नर्स वांट टू अचीव इन लेसन और ए कोर्स। यानी कि यहाँ कहा जाएगा उद्देश्य वह है जो शिक्षक या शिक्षार्थी किसी पाठ्य या पाठ्यक्रम को प्राप्त करने के लिए करते हैं। एक्टिविटी इन ए क्लास इज प्लान्ड इन ऑर्डर टू अचीव दीज एम्स। और जो भी गतिविधियाँ हैं इनको प्राप्त करने के उद्देश्य के हिसाब से ही की जाती हैं या बनाई जाती हैं। ए लेसन एम कुड बी फॉर द लर्नर्स टू demonstrate that they understand the form or use of passive better or have practice इंटेंसिव रीडिंग। अब यहाँ पे बताया गया है कि एक पाठ का उद्देश्य शिक्षार्थियों को ये प्रदर्शित करना हो सकता है कि वो अपने आप को बेहतर ढंग से जो है समझ पाएँ, ठीक है। उन्हें गहन पढ़ने की जो है अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब है गहन पठन, तो उनको जो है गहन पठन की अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको समझनी है, इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं को बेहतर बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट कंट्रोल्स द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। तो कौन कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे आपको सामने आंसर लिखा है, इसको तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर सोसाइटी। तो अभी अभी मैंने बताया था, उसी तरह का ये आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
कर्सिव हैंड राइटिंग, अभी मैंने बताया था कर्सिव हैंड राइटिंग क्या बोलते हैं, उसको रनिंग हैंड राइटिंग भी बोलते हैं। मतलब लेटरों के बीच में गैप, जो लेटर्स होते हैं लेटर्स इनको बोलते हैं, जैसे एल है ये लेटर है, ए है जो लेटर है, टी है जो लेटर है, लेकिन इनके बीच में गैप नहीं होगा, ये सारे मिले जुले होंगे, LATIN। इनको मैं लिखूंगा तो पूरे का पूरा मिलाता हुआ लिखूंगा, LATIN, ठीक है, अलग अलग पेन रुक के नहीं बोलूँगा, यानी कि नहीं लिखूंगा। तो वही कर्सिव हैंड राइटिंग होती है। इसके कुछ फीचर्स हैं जिनको हम बता सकते हैं, तो यहाँ कुछ फॉर्म में दिया गया है, मुझे समझाने की मुझे लगता नहीं है कि आवश्यकता है। ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे समझाने की आवश्यकता होगी मैं खुद ही समझाऊंगा। आगे बढ़िए। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एन आर्गूमेंट, तो आर्गूमेंट के कितने पार्ट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम जो है 4 पार्ट इसके बता सकते हैं। क्लेम्स है और काउंटर क्लेम्स है, फिर रीजंस है और एविडेंस है, ठीक है। साथ में नेम द 3 पार्ट्स ऑफ राइटिंग प्रोसेस, तो 3 पार्ट राइटिंग कौन सा होता है, तो प्री राइटिंग है और रिवाइजिंग है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टेट वन नेसेसिटी ऑफ इफेक्टिव राइटिंग, तो यहाँ पर जो है कोई भी एक आपको जो है बताना है कि क्या ज़रूरत है इफेक्टिव राइटिंग की। तो भैया जो कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है उस टॉपिक के आधार पर जो है नेसेसिटी होती है हमारे को कि इफेक्टिव राइटिंग हमारी हो, ठीक है। रिसर्च में कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन में हमारी राइटिंग अगर सही नहीं है तो सामने वाला समझेगा नहीं, तो हम क्या कर पाएंगे, ना रिसर्च कर पाएंगे ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। मेंशन वन पॉइंट दैट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, ये मेंशन वन पॉइंट दैट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग। जब हम राइटिंग करते हैं तो एक कोई पॉइंट जो है हमारे दिमाग में होना चाहिए, वो कौन सा चीज़ है। तो वन पॉइंट दैट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग, दैट इज वन शुड राइट फॉलोइंग प्रॉपर ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। इट हेल्प्स इन पुटिंग अक्रॉस वंस थॉट्स प्रॉपरली टू द रीडर्स, यानी कि कोई भी आदमी लिखे तो ऐसा लिखे कि किसी के माइंड में वो चीज़ सेट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हम बता सकते हैं, ये है राइटिंग का क्वालिटी, या फिर बोल सकते हैं कि जो है किसी के दिमाग में घुसाने का विचार। उसके बाद में यहाँ पे जार्गन क्या होता है, जार्गन के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जार्गन का आप जो है आराम से यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। व्हाट आर रिडंडेंसीज इन ए सेंटेंस, तो रिडंडेंसीज जो होता है, रिडंडिस, थोड़ा सा यहाँ पे भी मेरे को प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत है। रिडंडेंसीज आर टू और मोर वर्ड्स दैट से द सेम थिंग, यानी कि वही बात हो गई, सिनोनिम्स की बात है। येट वी यूज ऑल देम इन ए सेंटेंस, यानी कि हम जो है उनको क्या कर सकते हैं, एक ही सेंटेंस में यूज भी कर सकते हैं। सिनोनियम टाइप का हो गया ये। डिफाइन सन वर्ड क्या होता है, तो सन वर्ड जो है तो है जिसमें सन का साउंड है लास्ट में, जब हम जैसे एडमिशन, ठीक है, तो वो TION से और SION से, अब दोनों को पढ़ोगे, इन दोनों को ध्यान देना। आप जो है TION को पढ़ोगे तो भी ये सन का साउंड देगा, और SION को पढ़ोगे तो भी सन का साउंड देगा, ठीक है। तो इस तरह के जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जो इस स्पेलिंग से खत्म होते हैं, इन्हीं को संड साउंड कहते हैं, संड साउंड कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ एनी एक्रोनिम, तो एग्जांपल जो है एक्रोनिम क्या हो, WHO विच स्टैंड्स फॉर, एक्रोनिम का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं एक्रोनिम, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म बोलिए और उसका मीनिंग अलग निकल जाए, मतलब बड़ा फॉर्म अलग निकल जाए, तो उसी को एक्रोनिम बोलते हैं। सजेस्ट राइटिंग टिप्स फॉर इम्प्रूविंग राइटिंग स्टाइल, तो राइटिंग स्टाइल अगर हमें इम्प्रूव करना है, हमें अच्छा लिखना है, तो हम क्या क्या कह सकते हैं, या फिर मतलब क्या चीज़ें बता सकते हैं, वो चीज़ हमें बताना है। तो यहाँ पर जो है आप बता सकते हैं, शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं, एक्टिव वॉइस हो सकते हैं, ठीक है, साथ ही साथ बी डायरेक्ट इन राइटिंग हो सकते हैं। वर्ड्स को जो चूज़ करना है हमारा का, वो ध्यान रखना है, हमारा सिटिंग पोस्चर अच्छा होना चाहिए। सेंटेंसेस जितना भी हो शॉर्ट्स लिखें, जहाँ पे पॉसिबल हो पाए। रिव्यू करना है, एडिट हमारे को वर्क को करना है, ताकि हम देखें कि हमने क्या करा है, ठीक है। इस तरह के हम चीज़ें इसमें बता सकते हैं। डिफाइन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है, इसका बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेम द ऑथर ऑफ द बुक हार्ड टाइम्स किसने लिखी है, आपके सिलेबस में है, आप बता सकते हैं इसको किसने लिखी है। स्टेट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैरेटिव राइटिंग की कोई विशेषताएं जो हैं, चारित्रिक विशेषता जो बोल सकते हैं, वो क्या हो सकती है, आप बता सकते हैं। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मोड ऑफ राइटिंग, नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो इसमें हम लेटर्स की बात करें तो कौन कौन से पत्र लिख सकते हैं, तो हम जो लिखते हैं वो फॉर्मल होता है, सेमी फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, 3 तरह के हम लेटर्स लिख सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मल औपचारिक,
ठीक है। सेमी फॉर्मल अर्ध औपचारिक और इनफॉर्मल अनौपचारिक, ठीक है, इस तरह से। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ राइटिंग एन ईमेल? तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम जो करते हैं, हमारा क्या ईमेल लिखने का क्या उद्देश्य है, हमारा क्या मेन उद्देश्य है, तभी तो हम ईमेल लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। व्हाट इज ए सैल्यूटेशन? तो सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूटेशन जो होता है, हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं या किसी से बात करते हैं, तो थोड़ा सा जो है, हम जब भी लिखते हैं तो उसको एक प्रॉपर मैनर में लिखते हैं। तो उसी को जैसे कि हम सैल्यूटेशन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ एन ईमेल एंड सर्व्स एज द ग्रीटिंग इन द मोस्ट केसेस। तो ग्रीटिंग जो हम देते हैं, किसी का अभिवादन करते हैं, हेलो आइए पधारिए, ठीक है ना। तो हेलो मिस्टर सैमन, हेलो मिस्टर अखिलेश, हेलो मिस्टर राकेश, इस तरह से हम जो है बात कर सकते हैं। आगे जो है नेम टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, तो कौन कौन से हो, एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है, दो क्लॉजेस होते हैं। व्हाट आर द टू पार्ट्स दैट फॉर्म एन इंग्लिश सेंटेंस? तो टू पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो एक है सब्जेक्ट और दूसरा है वर्ब, ध्यान रखना है आपको। डिफाइन ए क्लॉज, तो क्लॉज क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, ध्यान रखना है आपको। पढ़ते जाओ समझते जाओ। डिफाइन वर्ब, वर्ब क्या होता है? वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट ए ऑफ बीइंग, मतलब होने वाला है या फिर हो रहा है, उसको जो है डिफाइन करे, वही है वर्ब कहलाता है। नेम द सिक्स प्राइमरीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, इनफाइनाइट होता है, ठीक है, पास्ट टेंस होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और gerund होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे के सारे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेंशन थ्री फॉर्म्स ऑफ बेसिक इंग्लिश वर्ब स्ट्रक्चर। तो थ्री फॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं वो आपको बताना है। इसमें आपका पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा, और एक क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। इसके अलावा जो है इसमें पूछा गया व्हाट इज़ लैंग्वेज, तो आपको पता है लैंग्वेज तो कई बार बोला गया है, लिंगुआ के बारे में हमने बात कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन रीडिंग, हाउ इज दीज बी रिमूव्ड? यहाँ पे इन नहीं है, इज है, थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी आप समझ जाओगे क्वेश्चन को देखते। तो कौन कौन सी डिफिकल्टीज है, ये आप आसानी से बता सकते हो कि भाई डिफिकल्टीज क्या क्या हो सकती है, इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। ये कई बार मैंने आपको हिंदी में बताया है कि लेखन कौशल में जो है दोष क्या है और उसको निवारण के उपाय क्या है, ठीक है। इस तरह से लेखन कौशल के बारे में ना पूछ करके पढ़ना कौशल में पूछ सकता है। तो रीडिंग की बात हो रही है तो पढ़ने में हमको बताना है कि रीडिंग में क्या डिफिकल्टीज हो सकती है, कैसे उसका निवारण कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। एडवांटेजेस ऑफ लाइब्रेरी मेथड क्या हो सकती हैं? तो बहुत सारे एडवांटेजेस हम बता सकते हैं लाइब्रेरी मेथड के, तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस आप बता सकते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है कम से कम 6 पॉइंट लिखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है कम से कम 5 पॉइंट लिखिए। जितने नंबर का क्वेश्चन है उससे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के चलिए। अगर आप 2 लिख देते हैं एक्स्ट्रा तो वो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक एक्स्ट्रा आपको लिखना है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ लाइब्रेरी मेथड क्या है? तो लिमिटेशंस बता सकते हैं भाई, लिमिटेशंस ये हैं, ठीक है। स्कीमिंग और स्कैनिंग क्या होता है, इसको कई बार बताया है, तो स्कीमिंग के बारे में आप बता सकते हैं स्कीमिंग क्या होता है। भाई वंस फास्ट स्पीड पे पढ़ना है, मतलब मेरे को समझने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेनी है। कोई चीज़ मेरे को, सपोज करिए मैंने कहा आपको 50 बच्चों का लिस्ट दे दिया, 50 बच्चे जो आपके क्लास में पढ़ते हैं उनका लिस्ट दे दिया, तो उसमें से मैं बोलूँ कि आप जो है एक अपना नाम निकालिए, ठीक है, अपना नाम, मैंने बोला कि आप अपना नाम निकालिए, तो आप सारे बच्चों का नाम नहीं पढ़ोगे, आप फटाफट स्कैन करोगे अपने आप का नाम ढूंढने के लिए, तो उसी को इसके नेम कहा जाता है। बस फास्ट से फास्ट स्पीड जो होता है वो फास्टेस्ट होता है, और इस फास्टेस्ट स्पीड से जो है आप अपना उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर लेते हैं जिसकी आपको आवश्यकता है, उसी को स्कीमिंग कहा जाता है। स्कैनिंग अलग चीज़ हो गई। अब इसके बाद में जो है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड हैंड राइटिंग, तो ये बता सकते हो, बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं गुड हैंड राइटिंग की, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। व्हाट आर द क्लाउजेज ऑफ बैड हैंड कॉजेज, कॉज मतलब क्या कारण है जो आप गंदा लिखते हो, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आप गंदा क्या क्यों लिखते हो, ठीक है, तो इसको हम बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द मेजर्स टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग, हम अगर हम लेखन कौशल जो है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो कौन कौन से जो है तरीके अपनाएंगे उनको हमें बताना है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये सारे तरीके हैं जिनको हम अपना सकते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आ जा सकते हैं। इसके बाद में व्हाट इज़ ए गुड पैराग्राफ, पैराग्राफ जो गुड हो वो कैसा होगा, क्या होगा उसमें, तो काफ़ी मतलब इसमें 3 4 पॉइंट आते हैं, आप जो है की सेंटेंसेस का ध्यान रखेंगे, और जो भी की सेंटेंसेस आपने लिखे यो वो यूनाइट है कि नहीं है, यानी कि यूनिटी होनी चाहिए उसके अंदर, यानी कि एकता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है कोहेरेंस होना चाहिए, ठीक है, बीच में कोहेरेंस होना चाहिए। साथ ही साथ जो है
लेंथ ऑफ पैराग्राफ जो है ये भी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द टॉपिक होना चाहिए, कितना आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि आप कहानी लिख दो। इसके बाद इंग्लिश आवर मेजर विंडो टू द मॉडर्न वर्ल्ड, ये डिस्कस करना है, या फिर आपसे पूछ ले क्वेश्चन घुमा करके, डिस्कस द वैल्यू ऑफ स्टडी इंग्लिश इन इंडिया, ठीक है, और फिर व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्टडी ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको फर्स्ट ईयर में भी बता चुका हूँ, ठीक है, तो इसमें मेरे को लगता नहीं है कि आपको समझाने की ज़रूरत है। ये देखो, पहली बात तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, हर जगह बोली जाती है। लिंक लैंग्वेज है, क्योंकि हम किसी से भी संचार करने में परिपूर्ण हो सकते हैं, अगर हमारे को इंग्लिश आती है तो कहीं भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है, एज ए इंटरनेशनल। और लाइब्रेरी लैंग्वेज है, क्योंकि लाइब्रेरी में जितनी बुक मिलेंगी आपको, जब हायर स्टडी में भी जाओगे तो भी आपको इंग्लिश में मिलेगी। और ये विंडो है, कैसा विंडो है, पूरे देश के लिए विंडो है, पूरे संसार के लिए विंडो है, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या सोशल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, टेक्निकल हो, इस तरह से। कोर्ट में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो सारी की सारी इंग्लिश में होती है। जो जज फैसला सुनाता है वो भी इंग्लिश में होता है। और यहाँ पे ट्रेड और इंडस्ट्री, जो हम व्यापार करते हैं, उसमें भी इंग्लिश की ही संभावनाएं देखी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें बता सकते हो। साइंस की तो इंग्लिश जानते ही हो आप, साइंस की तो लैंग्वेज ही इंग्लिश है, ठीक है, तो आर्ट और साइंस की जो है ये लैंग्वेज है। उसके अलावा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। भैया भारत में अगर इंग्लिश पढ़ाना है तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। या फिर कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउनफॉल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। भाई भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो हम दे रहे हैं वो क्यों गिर रहा है, ठीक है, और व्हाट आर द मेन डिफ़िकल्टीज इन टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश। तो क्या क्या संभावनाएं हैं या फिर कौन कौन सी मुसीबतें हैं जो हम इंग्लिश पढ़ाते समय फेस करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो हमारा सबसे पहला हो जाएगा लेक ऑफ प्रॉपर एम, ठीक है, साथ ही साथ नो ग्रिडी पॉलिसी, एग्रिड पॉलिसी। तो हमारी कोई पॉलिसी भी नहीं है कि भाई इंग्लिश ही पढ़ना है, अब हिंदी भी पढ़ते हैं, तमिल भी पढ़ते हैं, तेलुगु भी पढ़ते हैं, तो इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो ये यहाँ पे पॉलिसी नहीं है। शॉर्टेज ऑफ गुड टीचर्स, बिल्कुल सही बात है भाई, टीचर्स भी जहाँ पे नहीं मिलते हैं नहीं मिलते हैं, जहाँ मिल जाते हैं वो मिल जाते हैं, तो शॉर्टेज हो जाता है। लेक ऑफ मेथड, पढ़ाने का तरीका, जो उनको समझाने का तरीका है वो नहीं आता है। लेक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, बिल्कुल सही बात है, टेक्स्ट बुक सिलेक्शन में भी गलतियाँ होती है कि भैया कौन सी बुक्स जो हैं बच्चों को दें जो आसानी से उनको समझ में आए। यहाँ पे डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम जो है ये भी इसमें एक जो है इम्पोर्टेंट रोल देता है। तो ये आप पॉइंट मेंशन कर सकते हो, तो देखो ये सारे मेंशन करने होंगे, इसमें से एक दो पॉइंट आप छोड़ सकते हो। डिफेक्टिव एवोल्यूशन प्रोसीड्यूर, तो ये भी आप बता सकते हो। तो इस तरह से आप कम से कम 5 नंबर के पॉइंट में पाँच जो है आप, सॉरी, 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 पॉइंट तो लिखोगे लिखोगे। मैंने बताया जितना नंबर का क्वेश्चन है ना उससे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, इन सभी चीज़ों को अगर आप मेंशन करवाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप कम लिखना चाहें तो कम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, जितना समझ में आए उतना ही करना है। तो ये सारे पॉइंट्स को जो है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और नोट्स जो आपको मिलेंगे इसी प्रारूप में मिलेंगे, ठीक है, जैसा आपको देख रहे हैं वीडियो में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज बताया हुआ है मैंने कई बार आपको फर्स्ट ईयर में भी। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हो सकते हैं सेकंड लैंग्वेज में, आप बता सकते हैं। तो इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, क्योंकि हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, तो सेकंड लैंग्वेज के हिसाब से जो है ये क्या होता है, इसमें जो है इसकी क्या खासियत है। तो ये आइडियल लैंग्वेज है, पूरे संसार में मानी जाती है, इसका प्रॉपर अपना ग्रामर होता है, इसकी खुद अपनी लिपि होती है जिसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें लिख चुके हैं। इसके अलावा जो है हाउ कैन दीज स्किल ऑफ द लर्नर्स बी इम्प्रूव्ड। तो लर्नर का कोई स्किल जो है उसको इम्प्रूव करना है तो कैसे हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे बता रखा है मैंने, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी। रोल प्ले क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, और ये रोल प्ले जो है अपने क्लास रूम को कैसे इफेक्टिव बना सकता है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें बताना होता है। तो इसमें रोल प्ले क्या होता है कि आप किसी का आइडियल बन सकते हैं, या फिर आपका कोई आइडियल है तो आप उसको अपना सकते हैं, आप डिफरेंट रोल्स अदा कर सकते हैं, और डिफरेंट रोल अदा करने के बाद में आप अपने आप को ऐसा समझते हैं, आप जो है इमेजिनरी हो जाते हैं, मतलब काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर, क्वीन, मिलेनियर, पॉप स्टार कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। और फिर ये रोल प्ले जो होता है इसका रीज़न क्या होता है ये भी हम बता सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो रोल प्ले क्या होता है ये बताना है हमारे को, साथ ही साथ जो है इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, ये कैसे इंप्रूव कर सकता है हमारे क्लासरूम को, ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। मेंशन फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो सारे फंक्शंस हैं जिनको हम जो है आसानी से समझ सकते हैं। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग स्किल, सॉरी लिसनिंग स्किल। तो ऑब्जेक्टिव क्या है भाई लिसनिंग स्किल का,
भाई हम क्यों लिसनिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं इसमें। राइट द प्रॉब्लम्स फेस ड्यूरिंग टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। जब हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं तो उसके दौरान जो है हमारे को कौन कौन सी समस्याएं आती है उनको हमें लिखना है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं और जो है सारे आंसर्स आपके सही होंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें मैंशन करने होंगे। व्हाट इज़ रीडिंग प्रोसेस, राइट एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। तो जो हमारा एम क्या है भाई, हम रीडिंग किसी को करना मतलब पढ़ना सिखाते हैं तो उसका एम क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। तो एम्स हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है वो बता देंगे। व्हाट आर वेरियस काइंड्स ऑफ रीडिंग, कौन कौन से टाइप्स के हम रीडिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे ओरल है, साइलेंट है, इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है और सप्लीमेंट्री है, फिर लाइब्रेरी है। ये सारे के सारे 6 रीडिंग टाइप्स हैं, इनको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 टाइप्स ऑफ रीडिंग हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, राइट एनी 2 रीजंस ऑफ रिटार्डेशन इन रीडिंग। हम जो है रीडिंग करते समय क्यों पीछे हो जाते हैं, हम क्यों नहीं पकड़ पाते हैं उस चीज़ को, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा टेक्स्ट बुक जो है हम सही नहीं सेलेक्ट कर पाते, या फिर इनपरफेक्ट टीचर्स हो सकते हैं आपके जो रिस्पॉन्सिबल है इसकी वजह से कि आप रीडिंग नहीं सीख पाते हैं ना। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं। गिव नेम ऑफ वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग, तो कौन कौन से मेथड हो सकते हैं टीचिंग के, तो वो सारे बताने हैं। तो यहाँ पर जो है आपको अल्फ़ाबेटिकल मेथड है, सिलेबस मेथड है, वर्ड मेथड, फ्रेज, सेंटेंस, स्टोरी, फोनिक, ये सारे मेथड्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेथड हो जाते हैं इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्क्रिप्ट क्या होती है, हमेशा पूछा जाता है प्रिंट स्क्रिप्ट के बारे में या स्क्रिप्ट के बारे में, तो आप ये आंसर लिखोगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पता रखा है मैंने, फॉर्मल क्या होता है, जो औपचारिक पत्र होते हैं जो किसी संस्था को लिखे जाते हैं, और इनफॉर्मल जो है अपने रिश्तेदारों को, संबंधी को, सगे को, दोस्तों को लिखा जाता है। गुड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है ये बताना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज नोट मेकिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंट। नोट मेकिंग क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी महत्व क्या है, ये बताना है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के कंपोनेंट जो है डिक्शनरी है, साउंड सिस्टम है, स्पेलिंग अल्फ़ाबेट है, फॉर्म्स है, सिंटैक्स है, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। इसमें पाँच को ध्यान रखना है। What are the remedial measures may be adopted for weakness of listening abilities, तो कौन कौन सी समस्याओं को सुधारने का, जो हमारी लिसनिंग है, हम अगर नहीं सुन पाते ढंग से तो उसको जो हम कैसे सुधार सकते हैं, तो हम फॉलोइंग रिमेडियल मेजर्स जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये सारी सारी चीज़ें जो है, वोकेबलरी इंक्रीज करना, अटेंशन अपना बरकरार रखना, ये सारी टीवी स्पीचेस देखना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, रिकॉर्डिंग सुनना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट है। इसके बाद जो है आपसे लेटर पूछा जा सकता है, कभी कभी सिलेबस में लेटर नहीं पूछता है, आपके एग्जाम में लेटर नहीं पूछता है, कभी पूछ लेता है, फिक्स नहीं है कोई भी स्ट्रक्चर। तो जैसे यहाँ पे आपको एक मैनेजर को लेटर लिखना है इंश्योरेंस कंपनी को, तो सबसे पहले आपको पता आएगा, फिर उसके बाद में पाने वाले को पता आएगा। आपको कोई पता नहीं दिया है तो अपनी मर्जी से कोई भी पता यहाँ पे डालोगे, ठीक है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट जरूर मेंशन करोगे जब भी आप इस तरह का, क्योंकि आप रिश्तेदार को तो लिख नहीं रहे हो, रिश्तेदार को लिखोगे तो सब्जेक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप जो है ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो, ये ऑफिशियल है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट आपको मेंशन जरूर करना होगा। इस सब्जेक्ट के बाद में जो भी आपका, या अगर इंश्योरेंस की बात हो रही तो इंश्योरेंस करिए, जो भी करना है तो आप जो है अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इस तरह का जो है आपको आंसर लिखना होगा, आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, आप कल्चरल सेक्रेटरी हो अपने कॉलेज का, आप जो है स्टूडेंट्स को एक जो है बताना चाहते हो कि इंटर कॉलेज ड्रामेटिक कंपटीशन होने वाला है, उसके लिए कोई नोटिस बनाना है, तो नोटिस आप लिख दोगे। नोटिस ऊपर लिखो या नीचे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मेंशन करना है कि किस लिए नोटिस है, नोटिस किस बारे में है, ठीक है। बाद में आप चाहो तो स्कूल का नाम लिखना चाहो तो जो भी आपका जैसे कॉलेज का नाम है तो उसको लिख सकते हो। फिर इसके बाद में डेट जरूर मेंशन करोगे। डेट मेंशन करने के बाद में सीधा सीधा आपको नोटिस ही लिखना है। नोटिस में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आती है, उसमें ज़रूर बताओगे कि डेट क्या है, टाइम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, लास्ट डेट कब तक है, ये सब कुछ आप बताओगे, लास्ट में अपना साइन कर दोगे या अपना नाम लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद जो है डिफाइन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है भाई, ये मार्केटिंग पर्पस के लिए एक मैसेज होता है जिससे जो है आपको स्पॉन्सर्स मिल सके। आपका ऑब्जेक्टिव जो है क्या होता है इसके लिए, कि कोई प्रोडक्ट आप सेल कर पाओ, तो उसी के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो यही है, एक आइडिया है, एक सर्विस है जो कि हमारे को आइडेंटिफाई करता है कि हम मार्केटिंग में जा करके किस तरह से जो है अपना सुधार कर सके। तो ये छोटी सी लाइन में आप लिख सकते हो। तो इस तरह से ये आपका पूरा पेपर मैंने बता दिया, इस तरह का ही क्वेश्चन पेपर बनता है। अगर आप चाहें तो आप नोट्स ले सकते हैं। सारे नोट्स का जो है प्रोग्राम मैंने आपको कई बार बताया है, लास्ट में भी बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर के नोट्स 499 में है,
सेकंड ईयर के नोट 599 में है। आने वाले समय में जो 30 तारीख, अगले महीने की 30 तारीख है, उसके बाद में नोट्स की प्राइजेस बढ़ जाएंगे। जी पे या फ़ोन पे कर सकते हैं। नंबर जो है व्हाट्सएप का ये रहेगा, इसी पे आपको पेमेंट करना है, इसी पे आपको मैसेज करना है। आपको नोट्स जो है इमीडिएट पेमेंट के बाद में प्राप्त हो जाएंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ बेहतरीन सीखा होगा, और आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनको देखते रहिए। आपका कंटिन्यूस जो है वीडियो चालू हो चुका है, और इनको पढ़ते रहिए। विश्वास दिलाता हूँ 90% से अबव जाएंगे अगर मेरी बातों को फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और तैयारी करते रहिए, ढीले मत पड़िएगा कि एग्ज़ाम अभी का डेट नहीं आई है, अभी बहुत समय है। इस तरह का अगर आप सोच रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ डीएलएड एग्ज़ाम में फेस करने को मिलने वाली है। सारे सब्जेक्ट को एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेना। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको चेक कर लीजिएगा। इसमें सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे जो हमने ऑलरेडी करवा दिए हैं। 901, 902, 903, 904, अगेन आप देख रहे हैं 905। नेक्स्ट जो आपका आएगा 906। तो वेट करिए उस सब्जेक्ट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।